हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं जय श्री पटेल जी ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा राष्ट्रपति पर चल रही है। पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रपति पर पार्ट 3 पर चर्चा किया था। आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए, बहुत बार लोग कंफ्यूजिंग में हो जाते हैं कि राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है और महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है संसद में। तो यहाँ पर दो बातें स्पष्ट करनी आवश्यक है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लाया जाएगा, क्यों लाया जाता है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग, इसका उल्लेख पहले तो हम लिखते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट महाभियोग। महाभियोग क्यों लाया जाता है? महाभियोग क्यों लाया जाता है? इसका उल्लेख आर्टिकल 56 में किया गया है। यही लोग यहाँ पर जो है गलतफहमी में जो है लगा देते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया इसका उल्लेख, प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। तो लोग अनुच्छेद 61 ही ज्यादा चिल्लाते हैं, कंफ्यूजिंग हमेशा बनी रहती है। अगर अनुच्छेद 61 लिखा है तो समझ लीजिए कि महाभियोग की प्रक्रिया की बात बता रहा है, किस रीति से जो है राष्ट्रपति को कैसे महाभियोग लगाया, कैसे राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। लेकिन क्यों लगाया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्यों लाया जाता है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 56 में किया गया है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल का उल्लेख, कल हमने बताया कार्यकाल के बारे में। तो इसलिए जो है यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्यों लाया जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया, प्रक्रिया का उल्लेख 61 में किया गया। क्यों लाया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्यों लाया जाता है? तो यहाँ पर जो है एक चीज तो लगाइए कि महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए, भारत में महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। केवल राष्ट्रपति किया जाता है। क्यों लाया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग? इसके लिए बताया गया है कि संविधान के, भारतीय संविधान में के अंतर्गत संविधान के अतिक्रमण अथवा उल्लंघन के आधार पर
संविधान के शब्द पर ध्यान दीजिए, संविधान के उल्लंघन अथवा अतिक्रमण संविधान के उल्लंघन अथवा अतिक्रमण के आधार क्यों लाया जाता है? इसका उत्तर यह है, संविधान का जब उल्लंघन हो रहा हो राष्ट्रपति के द्वारा अथवा संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो, तब राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लाया जाता है। लेकिन किसके द्वारा लाया जाएगा, कौन लाएगा, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। अब देखते हैं प्रक्रिया क्या है। इतना तो देख रहे हैं यहाँ, बाकी अभी बताएंगे आगे कि महाभियोग शब्द के लिए केवल प्रयोग राष्ट्रपति के लिए क्यों किया जाता, अन्य के लिए क्यों नहीं किया जाता। पहले यहाँ देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसे निम्न सदन, इसे उच्च सदन, इसे एक नाम और है लोकप्रिय सदन, इसे वृद्धों का सदन। लोकप्रिय सदन भी इसे कहा जाता है और इसे वृद्धों का सदन भी कहा जाता है। तो जानते रहिए कि संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव अथवा संकल्प, इसे संकल्प से ही कहीं कहीं लिखा जाता है महाभियोग संबंधी संकल्प। संकल्प अगर लिखा है समझिए प्रस्ताव। संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चालू होती है। 2 सदन है, किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन द्वारा, चाहे पहले इसमें चाहे इसमें, किसी भी सदन द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा जो है सर्वप्रथम या किसी भी सदन द्वारा महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है, महाभियोग संबंधी संकल्प लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का प्रस्ताव संबंधी, चाहे पहले लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, दोनों को समान अधिकार है। अगर पहला सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, राष्ट्रपति संबंधी संकल्प पारित करता है, इसके लिए आवश्यक है कि प्रथम सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के जो है हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अगर मान लीजिए लोकसभा में पहले महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लाया गया, तो इसके कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, मतलब लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी जो है किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहले कुल सदन के 1/4 सदस्य उस पर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, तब वह लोकसभा में लाया जाएगा। और क्या है, अगर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा दोनों सदनों में, किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से एक सदन में लाया जाएगा, पहले चाहे इसमें चाहे इसमें। अगर मान लीजिए लोकसभा में पहले लाया गया तो 1/4 हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद 2/3 बहुमत से
सदन के कुल, प्रथम सदन जो लाया, उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा अगर पारित हो जाता है, अगर मान लीजिए लोकसभा में पहले बार लाया गया तो 1/4 सदस्य पहले हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद 2/3 कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया तो वह प्रस्ताव फिर दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में जब जाता है तब वहां पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा होने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि सूचना कौन देगा? अगर पहले लोकसभा में लाया गया, उसके बाद फिर राज्यसभा में लाया गया, तो राज्यसभा का सभापति जो होगा, पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति, वह सूचना देगा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले। अगर पहले बाद में दूसरे सदन मतलब लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा अध्यक्ष देगा। राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाती है कि आपके विरुद्ध जो है प्रस्ताव लाया गया है, दूसरे सदन में चर्चा होगी, तो 14 दिन पहले उनको सूचना दे दी जाएगी। सूचना क्यों दी जाती है? सूचना इसलिए दी जाती है कि राष्ट्रपति भी दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने वकील या अपने कोई व्यक्ति होगा उसका जो जिसको वह जानता हो, उसके माध्यम से अपना प्रस्ताव रखेगा। ये दूसरे सदन जब चर्चा होगी उस समय राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से अपना प्रस्ताव जो है रखेगा। जहां पर बहस होगी, अगर दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने में या अपना बचाव कर ले जाता है, तब वहां पर महाभियोग कोई खत्म हो जाता है। अगर राष्ट्रपति साबित नहीं कर पाते हैं उनके खिलाफ, प्रस्ताव दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। दूसरे सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब वहां पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया गया, वहीं से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। दूसरे सदन में राष्ट्रपति को उपस्थित होना और चर्चा होना यह न्यायिक प्रक्रिया या अथवा इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया अथवा न्यायिक कल्प भी कहा जाता है। दूसरे सदन में चर्चा के दौरान प्रक्रिया जिसमें राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हुआ है अपना बचाव पक्ष लेकर के, इस प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई न्यायाधीश जो है अध्यक्षता नहीं करता, बल्कि दूसरे सदन का जो भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका जो, अगर लोकसभा है तो उसका जो अध्यक्ष होगा लोकसभा अध्यक्ष, तो स्पीकर, अगर राज्यसभा में दूसरी बार लाया गया है तो सभापति, पदेन सभापति उसकी अध्यक्षता करता है। इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति अपना बचाव नहीं कर पाता है, तब 2/3 बहुमत से दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है वह संकल्प, तब वह स्थान रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह साबित हो जाती है, प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है राष्ट्रपति के विरुद्ध। ऐसी स्थिति में अब कहा जाता है कि यहाँ बहुत ही रोचक प्रश्न बनता है कि बहुत बार जिज्ञासा का विषय बना रहता है लोगों के अंदर कि क्या राष्ट्रपति की प्रक्रिया में, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत कौन व्यक्ति भाग लेता है, कौन व्यक्ति भाग नहीं लेता है। जो चुनाव में भाग लिया है वह कौन व्यक्ति है जो इसमें भाग नहीं लेता है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव में भाग नहीं लिया लेकिन
महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेता है। 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बता रहे हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया में ऐसे व्यक्ति हैं कुछ जो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। वह संसद के मनोनीत सदस्य। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है परीक्षा की दृष्टि से कि कौन व्यक्ति भाग लेता है या फिर कौन व्यक्ति भाग नहीं लेता है। तो संसद के मनोनीत सदस्य, मनोनीत संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदनों में लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा से जो निर्वाचित सदस्य हैं वह तो भाग लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के हमने बताया था, 543 प्लस 2, 545 सदस्य। यही 2 सदस्य जो हैं ये लोकसभा के जब चुनाव होता है राष्ट्रपति का उसमें भाग नहीं लेते, यही मनोनीत सदस्य हैं। और यहाँ पर 12 सदस्य यहाँ भी लिख देते हैं जो निर्वाचित होकर के आते हैं। 233 प्लस 12 टोटल कितना होता है? 245 होता है। इनका टोटल करेंगे तो आता है 545। ये सब, लेकिन ये 12 सदस्य जो हैं ये मनोनीत किए जाते हैं और ये 2 सदस्य मनोनीत। टोटल कितना हो गया? दोनों को मिला के 14 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू होती है उस प्रक्रिया में जो है संसद के ये 14 सदस्य, लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा के जो मनोनीत किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी जो है भाग लेते हैं। लेकिन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भाग नहीं लेते महाभियोग की प्रक्रिया लेकिन चुनाव के समय भाग लेते हैं? तो वह व्यक्ति हैं विधायक, जिसे कहते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, वहां हमने बताया था एक विधायक के मतों का मूल्य कैसे निकला जाए, एक विधायक कैसे आता है। तो जो सभी विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित सदस्य हों या मनोनीत सदस्य हों, कोई भी इसमें राष्ट्रपति की प्रक्रिया जो महाभियोग की प्रक्रिया उसमें भाग नहीं लेगा। यहाँ मनोनीत की बात ही नहीं उठती, यहाँ तो मनोनीत की बात उठी ये विभाग लगे, लेकिन वहाँ पर निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत सदस्य, एक सदस्य जो है एंग्लो इंडियन समुदाय का सभी राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। उसको लेकर के जो निर्वाचित हुए जितने भी विधायक वह सभी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इस समय जैसे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 2, दिल्ली और पुडुचेरी, जिसे पांडिचेरी भी कहा जाता है। पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य क्या करेंगे? भाग नहीं लेंगे महाभियोग की प्रक्रिया में।
की प्रक्रिया में ये क्या है, 2 सदस्य भाग लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 545 245। ये सभी सदस्य भाग लेंगे। 5 5 10 हो जाएगा, 4 4 8, 5 2 7। इतने सदस्य जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इतने सदस्य जो है महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है, क्या राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है या नहीं किया जाता है? ये भी बड़ी जिज्ञासा का प्रश्न है। तो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जाता है या नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान क्यों नहीं है, ये भी एक प्रश्न उठता है। क्योंकि राष्ट्रपति की प्रक्रिया जो महाभियोग की प्रक्रिया, इसमें लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है। अगर संयुक्त बैठक का प्रावधान हो जाएगा तो लोकसभा में अधिक से अधिक सदस्य संख्या होती है, 545 कहाँ 245। अगर लोकसभा में तो वैसे भी पारित तो हो जाएगा, 545 सदस्य हैं, इसलिए जो है जो लोकसभा चाहेगी वैसा कार्य हो जाएगा। ऐसा ना हो, दोनों को समान अधिकार बना रहे, इसलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जाता है। यहाँ तो महाभियोग की प्रक्रिया रही। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या भारत के राष्ट्रपति को पद रिक्त किन किन कारणों से हो सकता है? तो 5 प्रकार से पद रिक्त हो सकते हैं भारत के राष्ट्रपति का। पहला है 5 वर्ष के बाद पूरा कार्यकाल या 5 वर्ष पूरा कर लेने के बाद। दूसरा है त्याग पत्र द्वारा। त्याग पत्र द्वारा भी इस्तीफा दे देता है अगर राष्ट्रपति, तभी पद रिक्त हो जाएगा। तीसरा है महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा भी पद रिक्त हो जाता है। और चौथा है आकस्मिक मृत्यु पर। या केवल मृत्यु लिखिए, वैसे भी मृत्यु हो जाएगी तब मृत्यु होने पर। और 5वां नंबर है निर्वाचन के अवैध होने पर। जब निर्वाचन की राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई दिक्कतें आती हैं, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है, वहां पर अगर वह निर्वाचन की प्रक्रिया अवैध घोषित हो जाए, निर्वाचन की अवैध होने पर इन 5 प्रकार से जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। 5 स्थितियां हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। आइए देखते हैं कि हमने यहाँ पहले लिखा था महाभियोग की प्रक्रिया जो है भारत में केवल राष्ट्रपति पर लागू होती है, लेकिन संविधान के अतिक्रमण अथवा उल्लंघन का संविधान में स्पष्ट उल्लेख कहीं किया नहीं गया है। तो जैसे भारत में एक बहुत ही दिक्कतें आती है लोगों के सामने, बहुत बार ऐसे भी गाइड में लिखा होता है कि राष्ट्रपति के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि
ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयुक्त हुआ तो इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जाती, बल्कि इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया केवल एक संविधान के अतिक्रमण व उल्लंघन होने पर लगाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा निर्वाचन आयोग के खिलाफ जो है साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर जो है इनको पद से हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा निर्वाचन आयोग, जिसमें मुख्य आयुक्त तथा अन्य आयुक्त सभी शामिल। इनके खिलाफ जो है कब इनको पद से हटाया जाएगा? महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता, बल्कि इनको साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर जो है इनको जो है पद से हटाया जाता है। इनके संसद में यह भी लाया जाता है दोनों सदनों के द्वारा। लेकिन इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? इनको हटाने की प्रक्रिया में जहां कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में, वहां साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट, सीएजी, निर्वाचन आयोग को जो है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा इनको पद से हटाया जाता है। ये है मुख्य अंतर राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया और साबित कदाचार और असमर्थता। ध्यान रहे, साबित कदाचार और असमर्थता केवल इनके द्वारा इन पर पद से हटाने के लिए इन पर लगाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया जब राष्ट्रपति पर लगाई गई तब क्या हो? संविधान के अतिक्रमण तो उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है। आइए थोड़ी एक नजर डालते हैं यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब अमेरिका के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में क्या प्रक्रिया है, कैसे वहां पर जो है हटाया जाता है। तो अमेरिका में जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए जहां भारत में संविधान का अतिक्रमण अथवा उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है, उसी आधार पर जो है अमेरिका में 3 आधार पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। कौन कौन से हैं? भ्रष्टाचार, अमेरिका किन आधारों पर लगाया जाता है? 3 आधारों पर। भ्रष्टाचार, देशद्रोह एवं घूसखोरी के आधार पर जो है इन 3 आधारों पर महाभियोग लगाया जाता है अमेरिका में। लेकिन वहां पर जो है जहां यहाँ पर दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है संकल्प लाने के लिए या प्रस्ताव लाने के लिए, अमेरिका में केवल लोकसभा या निम्न सदन जिसे कहता है, लोकप्रिय सदन जिसे कहता है, वहां पर जो है सर्वप्रथम जो है लाया जाएगा।
2/3 बहुमत से, वहां भी ये नियम है, 2/3 बहुमत से सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाएगा, तब 2/3 सदन में जाता है। जब 2/3 सदन में जाता है, जहां पर यहाँ भारत में अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, राष्ट्रपति जो है स्वयं लेता है और सुनवाई कौन करता है? अमेरिका में 2/3 सदन में वहां के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसकी अध्यक्षता उस समय करता है। भारत में कौन अध्यक्षता करता है? उस सदन का सभापति करता है, या लोकसभा का स्पीकर अथवा उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन अमेरिका में उस समय जो है 2/3 सदन की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, इसलिए वहां पर न्यायिक कल्प कहा जाता है उसे, या अर्धन्यायिक प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। अर्धन्यायिक वहां पर नहीं होता है। और अभी तक अमेरिका में 3 व्यक्ति के ऊपर महाभियोग लगाया गया है, 3 राष्ट्रपतियों के ऊपर, जैक्सन, निक्सन और क्लिंटन। जैक्सन, निक्सन और क्लिंटन, 3 व्यक्ति के ऊपर वहां पर अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई। लेकिन भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत में अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बारे में बात करते हैं। विशेषाधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति के चैप्टर में, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग आती है कि राष्ट्रपति के क्या विशेषाधिकार है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार यहाँ एक ये शब्द आया, विशेषाधिकार की विशेष अधिकार। विशेष अधिकार क्या है? यह तो उल्लंघन है। भारत में समानता का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 14 के तहत विधि का शासन है कि सभी लोगों को विधि के समक्ष समानता तथा विधिकों का समान संरक्षण प्राप्त है। लेकिन यहाँ विशेषाधिकार क्यों नहीं किया गया विशेष व्यक्ति के लिए? भारत में राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, संसद हुए, विधायक भी, इनको जो है विशेषाधिकार कुछ मिला हुआ है। तो यह अनुच्छेद 14 का अपवाद है। 14 यहाँ पर जो है अपवाद स्वरूप माना गया कि अनुच्छेद 14 अपवाद है कि समानता का अधिकार कुछ लोगों को विशेष अधिकार मिल जाता है। किसको किसको? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद और विधायक, इन्हें एमपी बोलते हैं, इन्हें एमएलए बोलते हैं। तो इसमें एक पहला है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बारे में क्या बताया गया है? यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है जब तक अपने पद पर बना रहेगा, कोई भी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के द्वारा उनको जेल नहीं की जा सकती, सुनवाई नहीं की जा सकती, या उनके पद पर रहते हुए मीडिया उनसे मुखालफत नहीं कर सकती, मीडिया उनसे जो है बातचीत नहीं कर सकती, उनका जो है एक तरह से कहेगी उनसे अपना बुलवा नहीं सकती, उनसे एक तरह से ये होता है कि उनसे मुखालफत नहीं कर सकती, उनसे बातचीत मीडिया नहीं कर सकती, पूछताछ नहीं कर सकती, सूचना प्राप्त नहीं कर सकती, किसी कार्य के बारे में ब्यौरा नहीं ले सकती। दूसरा यह है कि
न्याय राष्ट्रपति अपने पद पर जब तक रहता है, कार्य कर रहा है, दीवानी अथवा फौजदारी मामलों में या व्यक्तिगत या कोई सामूहिक कार्य के मामले में उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया या मुकदमा उनके विरुद्ध दायर नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर व्यक्तिगत मामला है, दीवानी सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट 2 प्रकार के कोर्ट होते हैं, दोनों में किसी भी प्रकार से उनके विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तीसरे प्रकार से यह है, इसका उल्लेख बोलता है। और तीसरे प्रकार में ये बताया गया है कि अगर दीवानी मामले में व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछताछ कोई करना चाहता है, कोई जानकारी लेना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसे 2 महीने पूर्व नोटिस निकालना होगा कि और उसमें उसको सूचना किस कारण से वह पूछ रहा है, इसका प्रकृति, सूचना की क्या प्रकृति है, क्यों वह जानना चाहता है, इसकी प्रकृति और शिकायतकर्ता का नाम तथा पता लिखा होना चाहिए स्पष्ट। 2 महीना पूर्व वह जो है सूचना देगा कि हम पूछना चाहते हैं। दीवानी मामले पर सिविल कोर्ट के मामले में, सिविल कोर्ट के मामले में जो है ऐसा हो सकता है। केवल व्यक्तिगत आधार पर वहाँ पर अगर व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा वह पाया जाता है दोषी, तब ऐसे 2 महीने पूर्व सूचना के आधार पर उससे पूछा जा सकता है या उससे मुखालफत की जा सकती है, उससे किसी भी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन उस व्यक्ति का नाम, पता और सूचना की प्रकृति स्पष्ट होनी चाहिए। आइए, विशेषाधिकार का जो है उल्लेख कहाँ पर किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 361 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 361, न कि 61 या 312, ऐसा कुछ नहीं, 361 में इसका उल्लेख किया गया, जिसमें 3 बातों का उल्लेख किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ बताया गया कि उसे किसी भी कोर्ट में, चाहे जिस प्रकार की कोर्ट हो, उसको वहाँ उपस्थित नहीं किया जाए जब तक अपने पद पर बना, या किसी मीडिया के द्वारा उससे पूछताछ नहीं की जा सकती। दूसरा, सिविल कोर्ट अथवा क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जो है उसमें उसके खिलाफ व्यक्तिगत या सामूहिक कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। अगर कोई सिविल रूप से या दीवानी मामले पर पूछताछ करना चाहता है तो उसे 2 महीने पूर्व सूचना देनी पड़ती है। 2 महीने पूर्व, जिसमें सूचना की प्रकृति, किस कारण जो है आप लेना चाहते हैं, क्या कारण है आपका पूछने का, और उसका नाम तथा पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए। इस विशेषाधिकार के तहत 361 में ये 3 बातें का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। आज का वीडियो बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तथा मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, तभी जो है किसी का निष्कर्ष निकालने पूरा समझ में, क्योंकि आधा देखने से पूरी समझ नहीं हो सकती, पूरा देखेंगे तभी जो है पूरी समझ आएगी, समझ पाएंगे किसी भी मैटर को। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तथा अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप लोगों को समझने में, कमेंट बॉक्स में लिखें, तथा मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।